Hello student, welcome my channel Let's Education. I am नाक्षिपाल. आई होप आप सभी अच्छे होंगे. सो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है भारतीय संविधान की अनुसूची की क्लास. यानी कि आज हम भारत की जो संविधान है उसके अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको जो संविधान की क्लासेस कम से कम 5 करा दी हैं, जिसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद, उनके बारे में सब कुछ बता दिया है. तो ये हमारी जो क्लास है वो 6 क्लास है, जिसमें हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे. क्लास शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो जो पहली यानी कि जो प्रथम अनुसूची है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें क्या लिखा है? तो उसमें लिखा है कि भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख. क्या है? भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख. कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, इसमें जो राज्य हैं यानी कि हमारे अब जो वर्तमान में राज्य हैं वो 28 राज्य हैं और इनके बारे में पूरा उल्लेख दिया गया है. ठीक है. और इसी के साथ साथ में बताया गया है कि कौन सा राज्य कब बना था और किस राज्य को कब मान्यता दी गई थी. यानी कि एक तरीके से सभी राज्यों के बारे में इसमें बताया गया है. ठीक है. अब बात करते हैं नेक्स्ट अनुसूची की, यानी कि कौन सी हमारी द्वितीय अनुसूची की. तो द्वितीय अनुसूची क्या कहती है? ठीक है. तो द्वितीय अनुसूची में आपका बताया गया भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होने वाला वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख. कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसमें जितने भी विभिन्न पदाधिकारी हैं यानी कि जिनको अपना अपना पद मिला हुआ है, जैसे हुए राज्यपाल या फिर आपके राष्ट्रपति हुए, जो कोई भी है, या लोकसभा के अध्यक्ष हुए, उनको प्राप्त होने वाला वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में इसमें बताया गया है. ठीक है. अब बात कर लेते हैं हमारी तीसरी अनुसूची की. तो जो हमारी तीसरी अनुसूची है वो क्या कहती है? ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं. तो जो तीसरी अनुसूची है उसमें लिखा है अलग अलग पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ. कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अलग अलग पद हो, जैसे कि राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, लोकसभा का अध्यक्ष है, या कोई सा भी पद है, उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ. यानी कि जब ये अपना पद ग्रहण करते हैं तब ये शपथ लेते हैं. तो उसी का उल्लेख तृतीय अनुसूची में बताया गया है. ठीक है. अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट अनुसूची की, यानी कि कौन सी? फोर्थ अनुसूची की. तो फोर्थ अनुसूची क्या कहती है? ठीक है. फोर्थ अनुसूची में बताया है अलग अलग राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यों सभा में प्रतिनिधित्व. तो अलग अलग राज्यों का मतलब है, जैसे कि हमारे 28 राज्य हैं, उसके सभी का क्या है? संघीय क्षेत्र होगा. संघ का मतलब होता है एक समूह. उनके क्षेत्र और राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनके बारे में बताया गया है. ठीक है. सभी प्रतिनिधियों के बारे में बताया गया है. अब बात कर लेते हैं पांचवी अनुसूची की. तो पांचवी अनुसूची हमारी क्या कहती है? पांचवी अनुसूची में बताया गया है आपका कि इसमें अलग अलग अनुसूचियों, जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है. ठीक है. कहने का मतलब यह है, जितने भी जनजातियां दी जाती हैं, जो हमारे यहाँ देश में जातियां हैं, उनके अलग अलग जातियों के अनुसूचियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया है. कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ की जो जातियां हैं सबके लिए अलग अलग रूल बनाया गया है, अलग अलग उनके लिए नियंत्रण का प्रावधान दिया गया है. कुछ जातियों को बहुत सी छूट दी गई है. ठीक है. और कुछ जातियों को जैसे ही एक समानता रखा गया है. ठीक है. अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठी अनुसूची का. क्या है? मतलब कि छठी अनुसूची है, सॉरी. तो छठी अनुसूची में क्या बताया गया है
इसमें बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान। कहने का मतलब ये आता है जो हमारा पूर्वी एरिया में बसे हुए राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियां, यहाँ पर रहने वाली जो जनजातियां हैं या ट्राइबल हैं, उनके क्षेत्रों को प्रशासन के बारे में प्रावधान बताया गया है कि इनका जो एरिया है उनके लिए क्या क्या रूल अप्लाई करे गए हैं और इन्हें क्या क्या छूट दी गई है। ये सब किस में आता है? छठी अनुसूची में आपका आता है। अब बात कर लेते हैं हमारी कौन सी? सातवीं अनुसूची में। तो हमारी जो सातवीं अनुसूची है वो क्या कहती है? वो कहती है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विषयों का उल्लेख। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ जो ये जाति के सूचियों के बारे में जो बताया गया है सातवीं अनुसूची में, इसमें 3 सूची आपकी बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। अब सो एक एक करके मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ कि जो ये संघ सूची है वो क्या कहती है। ठीक है, तो संघ सूची जो है वो ये कहती है कि संघ सूची में विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यानी कि जो संघ सूची है उसमें केंद्र सरकार रूल अप्लाई कर सकती है, यानी कि कानून बनाने का उसे प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और जो हमारी राज्य अनुसूची है उसमें राज्य के द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है, यानी कि राज्य के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इसमें कानून बना सकती है किसी भी विषय में, चाहे वो शिक्षा का विषय हो या नाप तोल का हो, न्यायिक प्रशासन का हो। ठीक है, उसमें कौन कानून बना सकती है? राज्य सरकार बना सकती है। ठीक है, और संघ सूची में कौन बना सकती है? केंद्र सरकार जो है वो नियम बना सकती है या कानून बना सकती है। अब बात कर लेते हैं जो आ जाती है हमारी समवर्ती सूची, वो उसका क्या रोल है। तो समवर्ती सूची जो है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, चाहे वो विषय कोई सा भी हो, चाहे शिक्षा प्रशासन का हो या कोई सा भी हो। ठीक है, इसके द्वारा जो बनाया गया रूल होता है वो दोनों पर ही अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट अनुसूची की। ठीक है, तो नेक्स्ट अनुसूची हमारी क्या कहती है? तो नेक्स्ट अनुसूची हमारी है 8वीं अनुसूची। ठीक है, तो इसकी सूची के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी कि जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उसमें कितनी भाषाएं थी? 22 भाषाएं थी। ठीक है, और उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, मूल रूप से तो अनुसूची में अब 14 भाषाएं थी वैसे, और बाद में इसमें कुछ भाषाओं को कम कर दिया गया था। ठीक है, तो यानी कि आपको सभी को पता है जो हमारा देश है वो बहुभाषीय देश है, सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसी में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी 9वीं अनुसूची की। ठीक है, 9वीं अनुसूची में हमारा क्या पूछा गया है? ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि, यानी कि बताया गया है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। क्या है? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। कहने का मतलब यह है जो संविधान में ये अनुसूची है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। क्या है? संविधान की अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसके अधिनियम के तहत 1951 के तहत इसको जोड़ा गया था, और इसके अंतर्गत क्या है? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विषय पर कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब यह है जो राज्यों को दिया गया है संपत्ति का अधिकार, उसमें कोई भी केस नहीं हो सकता। अगर उस पर कोई भी बात या ऑब्जेक्शन उठाया जाता है तो वो मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अनुसूची की। नेक्स्ट अनुसूची क्या कौन सी है? हमारी 10वीं अनुसूची है। ठीक है, 10वीं अनुसूची के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है आपका
दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। ठीक है, क्या बताया गया है इसमें आपका, ये जो आपका दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, ये 10वीं अनुसूची है, वो कब आई है? ये संविधान में 92 संशोधन के तहत 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, जिसमें दल बदल की भावना के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ ये दल बदल क्या है। दल बदल का मतलब ये है, जो सभी पदाधिकारी होते हैं वो कुर्सी का मतलब कुर्सी के लालच में या अपने पद के लालच में क्या करते हैं, दल बदल करते रहते हैं। तो उनसे संबंधित ही इसमें कानून बनाया गया है और उन्हीं लोगों को क्या कर दिया जाता है, अयोग्य घोषित इसमें कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट अनुसूची की, यानी कि 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची में आप हमसे क्या बताया गया है, यानी कि संविधान में क्या लिखा गया है? तो इसमें बताया गया है पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। कहने का मतलब ये है, पंचायती राज जो हमारी नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, उसमें जितनी भी राज व्यवस्था आती है उसका संवैधानिक जो दर्जा है उसको बताया गया है। यानी कि जो भी इनको अधिकार दिए गए हैं या राज्य व्यवस्था करी गई है उसके बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें कोई भी अब बदलाव नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि शहरी क्षेत्र की स्थानीय शासन संस्थाओं का उल्लेख एवं उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान। कहने का इसमें सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो अनुसूची है वह 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन संस्थाओं का कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे। यानी कि जो शहर का क्षेत्र है उसमें क्या क्या चेंजमेंट होने चाहिए, कि क्या क्या कार्य होने चाहिए, उसे कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए थे। जैसे कि इसमें बहुत से निर्माण के बारे में बताया गया था, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, शिक्षा का निर्माण हो या कोई सा भी निर्माण हो, उसका जो इसमें संवैधानिक दर्जा प्रदान है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थी आपकी 12 अनुसूचियां जो मैंने आपको आज इसमें बताई हैं। ठीक है, तो ये जो भारत की 12 अनुसूचियां हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।